जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवर फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी। वी विल स्टडी ओनली द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसकी कुछ ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें, स्पेक्ट्रोस्कोपी की दो टाइप्स हैं जो अभी तक हम पूरी की पूरी केमिस्ट्री में जो बेसिकली हम कवर कर रहे होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सेकेंड इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम एटॉमिक लेवल पे आके जो है हम इंट्रैक्शंस चेक करते हैं। किसका इंट्रैक्शंस? रेडिएशंस का इंट्रैक्शंस। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल से रेडिएशंस के बारे में बताती हूँ। सिर्फ टर्म्स को अभी समझ रहे हैं। मॉलिक्यूलर जिसमें हम मॉलिक्यूलर लेवल पे आके, मॉलिक्यूलर जिसमें H2O इज़ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर लेवल पे इंट्रैक्शंस को की स्टडी करते हैं। एटॉमिक जिस तरह हम किसी एटम को देखते हैं कि एटम के अंदर क्या होता है जब रेडिएशन उसके साथ आके एक एटम के साथ आके इंट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, एटॉमिक के आगे अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें, इसके अंदर बच्चे आ जाती हैं इमिशन। मैं ई फॉर इमिशन लिख रही हूँ। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अंदर आ जाती है फ्लोरिसेंस, एफ फॉर फ्लोरिसेंस, इसके अंदर आ जाती है फॉस्फोरिसेंस, इसके अंदर बहुत सारी आ जाती हैं आगे। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, इसके अंदर आ जाती है यूवी विजिबल, इसके अंदर आ जाता है IR, इसके अंदर आ जाता है NMR। ये सारी की सारी टाइप्स आ जाती है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इसके अंदर आ जाता है मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इन सब टाइप्स में बच्चे एक्चुअली हम चेक कर रहे होते हैं इंट्रैक्शन, या हम देखते हैं क्या है कि इंट्रैक्शन कैसे होता है रेडिएशंस का मैटर के साथ। मैटर क्या चीज़ है? मैटर इज़ एवरीथिंग विच ऑक्युपाइज सम मैस और सम स्पेस। ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ मैस है, जिसका कुछ ना कुछ वेट है, चाहे वो 0.001 ग्राम क्यों नहीं है, चाहे वो 1 kg क्यों नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई मैस है और हर वो चीज़ जिसको आप अपनी विजिबल आई से देख सकते हैं, इट कम्स अंडर मैटर। ठीक है, उसका कोई ना कोई मैस होगा, इसलिए हम उसको मैटर कहते हैं। अच्छा, जिस तरह आपको एक पेज है जिसके ऊपर अभी आप लेक्चर नोट डाउन कर रहे होंगे, तो वो भी इज़ अ टाइप ऑफ मैटर। अगर आप बॉल पॉइंट यूज़ करें, इट आल्सो कम्स अंडर मैटर। अच्छा, आप जिस चेयर पे बैठे हैं, आप जो है सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर यूजिंग मोबाइल और लैपटॉप और वट एवर स्क्रीन, इट आल्सो कम्स अंडर मैटर। ठीक है, अच्छा, हम क्या करते हैं? रेडिएशंस का इंट्रैक्शन चेक करते हैं मैटर के साथ। कैसे? अपने आपका जो मोबाइल है, इस टाइम अगर आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, इवन आप इफ़ यू आर इन अ रूम या आप बाहर हैं, रेडिएशंस आ रही हैं। रेडिएशंस कहाँ से आ रही हैं? सन से आ रही हैं। रेडिएशंस आपके एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस हैं। रेडिएशंस आके स्ट्राइक कर रही हैं आपके सेलफोन के साथ, आपके सिस्टम के साथ, आपके अपनी बॉडी के साथ, आपके इर्द गिर्द हर चीज़ के साथ। आपको नज़र नहीं आ रही रेडिएशंस क्योंकि हम नहीं देख सकते उन्हें, लेकिन रेडिएशंस आके इंटरेक्ट कर रही हैं। कुछ इमिशन हो रही है, कहीं एब्जॉर्प्शन हो रही है, कहीं वो किसी डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये सारे का सारा इंटरेक्शन है। इस सारे के सारे इंटरेक्शन को हम डिटेल एनालिसिस से पढ़ेंगे। जैसा मैंने फर्स्ट जो मेरा वो है जिसके ऊपर मैंने टॉपिक लिखा हुआ है लेक्चर का, उससे मैंने इस तरह रेडिएशन शो की हुई हैं। तो अगर इसको आप मैटर लें, ये कोई भी मैटर है, ये कोई भी सब्सटेंस है, इसके साथ आके रेडिएशंस कुछ आपको इमिट होती नज़र आती हैं, कुछ आपको वापस जाती हुई नज़र आप उनको देखते हैं। आप उनको देख नहीं सकते, लेकिन इट्स अ कंप्लीट एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें रेडिएशन इस तरह दिखाई देती हैं जब हम इनको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में देखते हैं। ठीक है, कहीं इमिशन होती है, कहीं एब्जॉर्प्शन होती है, कहीं कोलिजन होती है, कहीं सिर्फ स्ट्राइकिंग होती है। तो ये सारी के मैटर के साथ एक्चुअली जब रेडिएशन इंटरेक्ट करती हैं तो होता क्या है, ये सारी का सारा हम डिटेल एनालिसिस पढ़ते हैं इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रेडिएशंस की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये टर्म में कहीं ना कहीं मैंने इस तरह भी यूज़ की होगी। EMR लिखा होगा मैंने, कैपिटल E कैपिटल M कैपिटल R। ठीक है, तो इसको आपने समझ आना है। इसको मैंने एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अच्छा जी, रेडिएशंस क्या होती हैं बच्चे? रेडिएशंस बहुत टाइप्स की हैं, बहुत सारी डिफरेंट हैं। कुछ रेडिएशंस हमें पता है जो अभी तक हम नोन है, कुछ ऐसी रेडिएशन है जो अननोन है। ठीक है, जो हमें नहीं पता, जिनके बारे में साइंटिस्ट दे हैव नो क्लू और नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे रेडिएशन जितनी हमें पता है उसको हमने क्या किया है, उसको हमने उनकी कोई ना कोई कैटेगरी बना दी, उसकी कोई ना कोई बाउंड्री बना दी। जिस तरह हमने कहा कि रेडिएशन में गैमा रेज है, सबसे फर्स्ट पे यहाँ मैंने गैमा रे लिखा हुआ है। ठीक है, गैमा रेज है, हमने कहा दे हैज़ द लोएस्ट वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। कैसे पता चली? ये हमने इनकी कोई ना कोई बाउंड्री बना दी, और बाउंड्री बना के हमने कहा कि इसकी वेवलेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। ठीक है, उसके बाद आती हैं एक्सरेज, उसके बाद आती हैं यूवी को कहते हैं बच्चे अल्ट्रावायलेट, उसके बाद आता है विजिबल। ये सारे का सारा विजिबल आपने यहाँ पे देखा होगा, तो विजिबल पोर्शन को उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है उसको उन्होंने काइंड ऑफ बड़ा करके यहाँ पे लिखा हुआ है विबजर की फॉर्म में, पूरे का पूरा विजिबल पोर्शन। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसको हम स्टडी करते हैं
और सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन जिनसे हम फेमिलियर होते हैं वो विजिबल रेडिएशंस होती हैं। जिस तरह क्यों विजिबल होती हैं, विजिबल का क्या मतलब है, विजिबल कोई भी चीज़ जिसको आप देख सकें। अगर आपको कोई चीज़ ब्लैक कलर की नज़र आ रही है तो वो भी रेडिएशंस की वजह से ही नज़र आ रही है। ब्लैक कलर हर वो चीज़ ब्लैक होती है जो हर तरह की रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, हर तरह की वेवलेंथ को। तो जब वो सारी की सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है, ठीक है। कोई चीज़ वाइट कलर की नज़र आती है, इसका मतलब है कि वो सारी की सारी कलर्स की आपके जो सारे के सारे कलर्स हैं जितने भी आपके पास ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल हैं बेसिक कलर्स, उन सारे के सारे कलर्स को एक्चुअली उन सारी की सारी रेडिएशंस को इमिट कर रहा है अपने आप से, तो वो कलर हमें वाइट नज़र आती है, ठीक है। ये रीजंस होते हैं। कोई चीज़ आपको येलो नज़र आती है, कोई चीज़ आपको ऑरेंज नज़र आती है, तो ये क्यों नज़र आती हैं, एक तो ये आप विजिबली देख सकते हैं, दूसरा रेडिएशंस का कोई किसी किस्म की रेडिएशन उसमें से एब्जॉर्ब हो रही हैं, किसी दूसरी तरह की उसमें से इमिट हो रही हैं। तो ये सारी की सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टाइप है जो कि विजिबल में आती है। देन इट इज़ IR विच इज़ इंफ्रारेड रेडिएशन, then microwave, then these are radio waves radiations, then बचे इसको हम क्या कहते हैं कि रेडियो वेव्स को लॉन्ग रेडियो वेव्स में कहा गया है, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में या एंगुलर मॉड्यूलेशन में इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। हमारा जो कंसर्न है बेसिकली वो हम जो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे वो हम यहाँ तक पढ़ेंगे, UV एंड विजिबल एंड IR, ठीक है। ये हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। एक्सरे गैमा रेज जो हैं ये आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आप एनालिटिकल स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तो आपकी नेक्स्ट सिलेबस का ये पार्ट है। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उसकी टाइप्स अंदर गैमा, एक्स, UV, IR, माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव्स, ठीक है। ये सारी की सारी आती हैं। चलें मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें इमीटर है, इमीटर जिससे रेडिएशंस आ रही हैं वो सन हो सकता है, वो कोई और सोर्स हो सकता है जो रेडिएशंस जो है उसको एग्जिट कर रहा है, रेडिएशंस को इमिट आउट कर रहा है। ये इमीटर है, यहाँ से रेडिएशंस आई। अब ये इस फॉर्म में क्यों मैंने शो किया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल ही इस तरह करती हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये मैंने वेव बनाई है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स करती हैं। अब एक्चुअली ये एक वेव नहीं होती, ये दो वेव्स होती हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको शो किया हुआ है। दीज आर, इसको कहा इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाता है कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, दूसरा होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे के वर्टिकली मूव करते हैं हमेशा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली मूव करेंगी और फॉरवर्ड मूव डायरेक्शन में करेंगी। करने के बाद ये सैंपल के साथ जाके स्ट्राइक करती हैं। जब वो सैंपल के साथ स्ट्राइक करती हैं तो ये सैंपल की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, उनको इमिट कर रहा है, सिर्फ कुलयन हो रही है, या वो रेडिएशन जो है वो अगेन वो वापस आ रही हैं, या उन रेडिएशंस की जो है वो स्ट्राइकिंग हो रही है, वो क्या हो रही है, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्डर होता है जो हमने ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंटेशन हमने डेवलप की है, उसमें हर तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक रिकॉर्डर आपको मिलेगा। रिकॉर्डर क्या करता है, इन ये जो रेडिएशंस हैं वो चाहे एब्जॉर्ब हुई हैं, इमिट हुई हैं, जो भी फिनोमिना हुआ है उस फिनोमिना को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड किस तरह करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। अगर आप लोगों को मेमोराइज होगा तो मैंने क्रोमेटोग्राफी में आप लोगों को रिकॉर्डर का यही आपको बताया था कि रिकॉर्डर हमेशा उसको एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है जो भी प्रोसेस हुआ होता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या करता है, जब इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है इन द फॉर्म ऑफ पीक्स दे सकता है, जिस तरह यहाँ पे पीक्स हैं। आपको कोई ना कोई ग्राफ मिल सकता है, जिस तरह आपको UV विजिबल में इस तरह के ग्राफ अक्सर मिल जाते हैं। वो किसी भी फॉर्म में आपको एक डाटा दे देता है, फिर हम क्या करते हैं उस डाटा को या उन पीक्स को या उन ग्राफ्स को या उन रिजल्ट्स को हम बहुत डिटेल से उनका एनालिसिस करते हैं और वहाँ से हम उस पर्टिकुलर उसके अंदर एक्चुअली केमिस्ट्री क्या हुई है उसके बारे में पता चला लेते हैं, ठीक है। ये सारे का सारा एक मैंने बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का फिनोमिना आपको बताया है। यहाँ अगर नीचे बात करें, ये वही बात है जो मैं एमिशन एब्जॉर्प्शन की कर रही हूँ। एमिशन होगी तो वो इस तरह है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है। फर्स्टली ये रेडिएशंस आई, रेडिएशंस आके आपके सैंपल के साथ जो है उन्होंने स्ट्राइक किया और रेडिएशन उस सैंपल के अंदर कंप्लीटली उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्प्शन मीन्स टू एब्जॉर्ब इन समवन, ठीक है। एंड इमिशन आपका ये सैंपल है, यहाँ से रेडिएशंस इमिट हुई हैं और ये जो रेडिएशंस इमिट हुई हैं ये रेडिएशंस आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एनालाइट मॉलिक्यूल और अबाउट योर सैंपल मॉलिक्यूल्स ये प्रोवाइड करती हैं। ये फिनोमिना हो रहा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ही हम थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने आपको इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स के बारे में बताया। बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइप्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ। जो गैमा रे से स्टार्ट हो गए रेडियो वेव्स तक हमने एक कंप्लीट उसका एनालिसिस देख लिया है। उसकी हमने वेवलेंथ की बात कर दी है कि गैमा रे से रेडियो वेव्स तक जब हम आते हैं तो हर रेडिएशन से दूसरी रेडिएशन तक मूव करने में वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, चाहे वो कोई भी टाइप की है बच्चे, वो एक्चुअली एनर्जी है। अगर हम वेव की बात करें ना, तो ये वेव क्या है, ये एक्चुअली एनर्जी है। जो सनलाइट है, सनलाइट में हम जब पर्टिकुलरली हम बात करते हैं कि रेडिएशंस बहुत ज़्यादा आजकल आ रही हैं। अभी आप अप्रैल और मई की बात करेंगे, आप कहेंगे रेडिएशंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, बल्कि अप्रैल में भी नहीं, जून जुलाई में। तो क्या मतलब होता है कि एकदम से हीट एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होगी। हीट क्यों हुई? क्योंकि रेडिएशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है उस टाइम में। वो एनर्जी आप तक आ रही है, डायरेक्टली आप तक आ रही है। एनर्जी कम कब होगी? जब दिसंबर जनवरी आता है, रेडिएशंस बहुत कम एनर्जी अपने साथ लेके आते हैं सन से, तो वो इतनी कम एनर्जी आप तक आती है, आप कहते हैं कि रेडिएशंस की एनर्जी कम होगी। एक्चुअली ये वेव्स या रेडिएशंस, ये एक्चुअली दीज आर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी क्या होती है? रेडिएंट एनर्जी इसको कहा जाता है। अगेन रेडिएंट एनर्जी क्या है बच्चे? इट इज़ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारी की सारी वेव, चाहे वो गैमा है, चाहे वो यूवी है, चाहे वो विजिबल है, चाहे वो आईआर है, चाहे वो माइक्रोवेव्स हैं या रेडियो वेव्स हैं, ये सारी की सारी जो है वो ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, वेव्स कैसे ट्रैवल करते हैं? ये थ्रू स्पेस ट्रैवल करते हैं। मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल एक जगह है, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी जगह है, तो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में अगर एनर्जी जानी है तो वो एनर्जी वेव्स के थ्रू जाती है। अगर आपके पास एक कोई हॉट रॉड है जिसको आपने गर्म किया हुआ है, जिसको हीट डायरेक्टली प्रोवाइड किया है, और आप उसके साथ कोई भी कोल्ड रॉड रख दें और दोनों को एक साथ एक स्टेशनरी सरफेस पे रख दें, थोड़ी देर के बाद जिसका टेम्परेचर कम है, जो कोल्ड है, उसका भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। वो इसलिए ज़्यादा हो गया, वहाँ पे रॉड्स को आप मूवमेंट नहीं करा रहे, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, आई होप सो आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। रेडिएंट एनर्जी वो जो होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है। सनलाइट है, अगेन मैंने आपको एग्जांपल दे दी हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब भी वो रेडिएशन है, उसके अंदर जो वेव्स आपको नज़र आती हैं, जिस तरह ये वेव है, इसमें एक्चुअली बहुत डिस्क्रीट पार्टिकल्स ऑफ फोटोन्स होते हैं। ठीक है, ये इस तरह जिस तरह मैंने ये आपको शो कर रही हूँ, दीज आर, हम कहते हैं कि दीज आर पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पार्टिकल ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो फोटोन्स मॉलिक्यूल है, ये एक फोटोन है, ये दूसरा फोटोन है, ये तीसरा फोटोन है, ये मिल के आपस में बहुत सारे फोटोन्स मिल के आपको एक वेव दे रहे होते हैं। इसी तरह उस वेव का इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट और इसी तरह उस वेव का मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट की है। अगेन मैं आपको एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताई है कि अगर आप किसी एक आपके पास मैटर है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और एक है जिसका कम टेम्परेचर है, और आपने दोनों को एक साथ रख दिया है एक स्टेशनरी सरफेस पे, और थोड़ी देर के बाद हीट ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हो रही है विदाउट द मूवमेंट ऑफ बोथ मॉलिक्यूल्स और बोथ मैटर, तो वो किस फॉर्म में हो रही है? वेव्स की फॉर्म में। और वेव कैसे बन रही है? एक्चुअली वहाँ पे फोटोन्स हैं, उन दोनों रॉड्स के दरमियान फोटोन्स हैं। वो फोटोन्स क्या कर रहे हैं कि वो आपस में मिलके जो है वो एक वेव बनाते हैं, बहुत सारे फोटोन्स। और वो वेव जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दो रॉड्स बना देती हूँ, ये एक रॉड है और उसके साथ जो है एक ये रॉड पड़ी हुई है, तो ये जो वेव है, ये वेव फोटोन्स के मिलने से बनती है बच्चे। और ये वेव जो है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। और दूसरी जो बॉडी है, दूसरी जो मैटर है, दूसरी जो सरफेस है आपके पास, उसका भी टेम्परेचर उसी तरह ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये फोटोन्स का और वेव्स का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे अगेन मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश की है। वन इज़, जो मैंने ई बार लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एज इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट, दिस वन इज़ इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट, जो कि रेड में, ये देखें ये रेड में इस तरह ट्रांसफ़र हो रही है। जो बी है वो मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट है, जो आपको इस तरह नज़र आ रही होगी। मैं चेंज कर लेती हूँ कलर ताकि आपको नज़र आ जाए। ये जो आपको इस तरह से नज़र आ रही है, और दोनों ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, ये एक दूसरे के वर्टिकल होती हैं। और ठीक है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के फिर ये मूव करती हैं। हमेशा इलेक्ट्रिक एक वेव जो है, आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट से मिलकर बनती है, और दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये हमेशा एक दूसरे के वर्टिकली मूव करते हैं, और इस तरह वेव जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव ऑन कर सकती है। अच्छा जी, और ये वेव किस स्पीड से जाती है आगे, किस उसकी स्पीड ज़्यादा होती है कम होती है, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट की स्पीड के साथ, जो कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है, या 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो ये उस स्पीड के साथ जो है बच्चे ये आगे मूव करती है। रेडिएंट एनर्जी के बारे में ही जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये अगेन स्लाइड जो है उसके बारे में है। ये सारी की सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ। इसमें एक बात ये कि हर तरह की रेडिएशन को आप नहीं देख सकते। मैं आपको टाइप बता रही हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। मैंने आपसे कहा है, बच्चों को अक्सर मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ, बच्चों को अक्सर ये कॉन्सेप्ट होता है कि शायद सिर्फ विजिबल लाइट जो है,
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आती है, बाकी कोई रेडिएशन की टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में नहीं आती। बच्चे ऐसे नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ द ब्रॉड टर्म, ठीक है। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, इट इज़ अ ब्रॉड टर्म। इसके अंदर गैमा रेज भी है, इसके अंदर एक्स भी है, इसके अंदर यूवी भी है, इसके अंदर विजिबल भी है। सिर्फ ये विजिबल का पोर्शन है जिसको आप देख सकते हैं, बाकी इनमें से कोई भी ऐसी, ये माइक्रो इसके बाद आती है, फिर रेडियो आती है। अच्छा जी, सिर्फ विजिबल है जिसको आप देख सकते हैं बच्चे, और किसी भी किस्म की वाइब्रेशंस को आप, किसी भी किस्म की रेडिएशंस को जो है वो आप नहीं देख सकते। सिर्फ आप इतनी जो विजिबल की जो रेंज होती है, जो कि 400 से 800 नैनोमीटर तक अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है, 400 से 800 नैनोमीटर तक होती है। सिर्फ इतनी रेंज को आप देख सकते हैं। आपको जितने भी कलर्स नज़र आते हैं वो सारे के सारे विजिबल लाइट में नज़र आते हैं। आपको जो भी लाइट रेंज नज़र आती है वो सारी की सारी इस लाइट रेंज में नज़र आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी डुअल नेचर की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अगेन फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स, द ऑल वेव्स, ये सारी की सारी इनकी डुअल नेचर होती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इनकी नेचर दो तरह की होती है, वेव लाइक भी होती है और पार्टिकल लाइक भी होती है। पार्टिकल लाइक अगेन जिसमें डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिनको हम फोटोन्स कहते हैं, और बहुत सारे फोटोन्स मिलकर आपको एक वेव देते हैं, जब इसकी नेचर, जब ये मूव करती है, जब ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, तो तब ये एक्ट करती है एज अ वेव लाइक नेचर, ठीक है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इन शॉर्ट जब आप रेडियो वेव्स की तरफ आएंगे फ्रॉम गैमा रे की सबसे कम वेवलेंथ है, गैमा से एक्स रे की तरफ जाएँ वेवलेंथ ज़्यादा है, एक्स रे से जाएँ यूवी की तरफ वेवलेंथ और ज़्यादा होगी, यूवी से विजिबल और वेवलेंथ ज़्यादा, विजिबल से माइक्रो और ज़्यादा, माइक्रो से रेडियो वेव्स सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, ठीक है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ ज़्यादा होती जाती है उतना ज़्यादा उसका वेव लाइक नेचर या वेव करेक्टरिस्टिक्स उसकी ज़्यादा होती जाती हैं। गैमा रेडिएशंस की सबसे कम वेवलेंथ है, तो ये पार्टिकल लाइक, ये छोटे छोटे फोटोन्स होते हैं, ठीक है। और ये पार्टिकल लाइक नेचर जो है उसको उसकी तरह ये बिहेव करता है। अच्छा, उसके बाद जब जितना भी मैटर है, फॉर एग्जांपल ये भी बच्चे पार्टिकल लाइक नेचर या फोटोन कॉन्सेप्ट है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के इंटरेक्शंस को चेक कर रहे होते हैं तब भी बेसिकली हम किसके साथ कंसर्न है, हम फोटोन नेचर के साथ कंसर्न, फोटोन कॉन्सेप्ट के साथ कंसर्न होते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो आके मैटर के साथ स्ट्राइक डाउन की, उसके बाद क्या हुआ, तो उसमें एक्चुअली हम फोटोन्स को स्टडी कर रहे होते हैं। जितने ज़्यादा फोटोन्स होंगे वो सारे के सारे जब ट्रैवल करते हैं वो वेव लाइक मोशन में ट्रैवल करते हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। हमने यहाँ पे एक लाइट की रेडिएशंस की बात की, रेडिएशंस में लाइट की बात की, और लाइट के डिफरेंट फिनोमिना की बात करनी है, ठीक है। एक्चुअली हम वेव्स को स्टडी करने लगे हैं कि वेव्स किस तरह मूव करती हैं, वेव्स के कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है वेवलेंथ। अगर हम एक वेव को देखें बच्चे, दिस इज़ द वेव, ठीक है। दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, या आप ये डिस्टेंस ले लें, ये नहीं लेना चाह रहे तो आप ये डिस्टेंस ले लें। एक सेकेंड में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। ये इस तरह जाएगा, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये दो क्रस्ट हैं, ठीक है। द एपिक्स ऑफ द पीक, इसको टॉप पॉइंट या एपिक्स कहा जाता है, APEX, एपिक्स ऑफ पॉइंट कहा जाता है जो हाई पॉइंट होता है। इनके दरमियान डिस्टेंस ले लें, ये लैम्डा होगा, या आप दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस ले सकते हैं। दिस इज़ द ट्रफ, दिस इज़ द ट्रफ एंड दिस इज़ द ट्रफ, इनके दरमियान डिस्टेंस ले लें, ये लैम्डा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यूनिट्स इसके बच्चे आप वेवलेंथ को जो है हम बहुत जो एक्चुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं या हम स्टैंडर्ड लेते हैं वो नैनोमीटर लेते हैं, ठीक है। नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, आप माइक्रोमीटर में भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। फ्रीक्वेंसी की बात करें, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ फिक्स पॉइंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितनी वेव्स जो हैं, एक फॉर एग्जांपल अगर एक ये फिक्स पॉइंट जो है मैंने कह दिया और मैंने कहा कि रेडिएशंस यहाँ से आ रही हैं और यहाँ से उन्होंने गुजर के जाना है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी रेडिएशंस यहाँ से पास इन होंगी एंड पास आउट होंगी, इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। इसके यूनिट्स क्या हैं, इसके हर्ट्ज़ हैं। इसके अलावा CPC लिखा हुआ है मैंने, CPC इज़ द एब्रीविएशन ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। इसको साइकिल पर सेकंड, 1 हर्ट्ज़ इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड, दोनों में लिखा जाता है। ज़्यादातर यूनिट जो यूज़ होता है वो होता है हर्ट्ज़। वेव नंबर है नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर के एरिया में कितनी वेव्स टोटल हैं, ये कितनी वेव्स हैं कंसिडर की गई हैं, उसको कहा जाता है वेव नंबर। इसका यूनिट होता है पर सेंटीमीटर। दी ज़्यादा डेफिनेशन जो मैं आपको बता रही हूँ। एनर्जी बच्चे, हर फोटोन कोई ना कोई एनर्जी पोजेस करता है। अगर एक विजिबल लाइट है, इस पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है। अगर मैं सिर्फ विजिबल लाइट की बात कर रही हूँ, ये जो विजिबल लाइट है, इस विजिबल लाइट में अगर
बच्चे मल्टीपल, बल्कि आप इसको कह सकते हैं मिलियंस एंड बिलियंस फोटॉन्स होते हैं। लेकिन अगर मैं सपोज करती हूँ कि टोटल 10 है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं सपोज करी हूँ, नहीं तो बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं, यू कैन नॉट काउंट एक्चुअली द एग्जैक्ट फोटॉन्स, ठीक है। अगर इसी तरह बहुत सारे फोटॉन्स हैं, उसमें 10 फोटॉन्स हैं, तो उसमें एक फोटॉन की जो एनर्जी है वही उसमें प्रेजेंट दूसरे फोटोन की है, वही तीसरे की है, वही चौथे फोटोन की है, इन सब की एनर्जी सेम होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम यूवी लाइट की बात करें तो यूवी लाइट में बच्चे, अगर मैं यूवी और विजिबल दोनों का आपस में कंपेयर करूं तो विजिबल लाइट के फोटोन्स की एनर्जी और है, यूवी लाइट के फोटोन्स की एनर्जी कुछ और होगी, दोनों की सेम नहीं होगी, ठीक है। रेडिएशंस में रेडिएशंस टू रेडिएशंस एनर्जी चेंज होगी, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर रेडिएशन की बात करेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली फोटोन्स की एनर्जी सेम ही होगी। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है एवरी फोटोन ऑफ अ पर्टिकुलर रेडिएशन। पर्टिकुलर रेडिएशन का मतलब है हम कोई एक रेडिएशन कंसीडर करें, या हम यूवी कंसीडर करें या विजिबल या आईआर, जो भी आप कंसीडर उस टाइम पे कर रहे हैं, या जो भी आपका इंटरेस्ट है जिसमें, या जो भी आपका सैम्पल है, उसके साथ आप देखेंगे कि उसमें जितने भी फोटोन्स हैं वो तकरीबन एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही जो है उसको करेंगे। एनर्जी को रिप्रेजेंट जूल में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कर सकते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6022 क्रॉस 10 - 19 जूल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें एनर्जी जो है बच्चे, अच्छा ये सबसे इस सारे टॉपिक में ये सारी टर्म्स जो पढ़ी हैं ये सारी इंटरलिंक्ड है। ये कैसे इंटरलिंक्ड है अभी मैं आपको ये बताती हूँ। लेट मी मूव, हाँ जी। E is representing here, E is representing as energy, H is representing as Planck's constant, it is mu, ठीक है, mu is frequency, here is mu is frequency, E is equal to h mu, energy is equal to Planck's constant multiplied by mu frequency, ठीक है। mu जो होता है बच्चे it is equal to mu is equal to c by lambda। mu का यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपको सेपरेटली लिख देती हूँ। हाँ जी, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, म्यू की जगह पे सी बाई लैम्डा की हमने पुट कर दिया है। ये एक अलग से फार्मूला है, हो सकता है कुछ आपको वैल्यूज इसमें इस तरह दी गई हो जिसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी एनर्जी हो या सिर्फ फ्रीक्वेंसी प्लांक्स कांस्टेंट हो, आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अगर कभी मैंने आपको वेवलेंथ की वैल्यू दे दी है तब आपने ये वाला फार्मूला पुट करना है। दोनों फार्मूला सेम है, दोनों इक्विवेलेंट हैं। अच्छा, 1 बाई लैम्डा इज ऑलवेज इज इक्वल टू म्यू बार, और म्यू बार मैंने अभी आपको बताया था म्यू बार क्या होता है, वेव नंबर होता है, ठीक है। तो 1 बाई लैम्डा को आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास h मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई म्यू बार। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, मीटर पर सेकंड में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी ले सकते हैं, और सबसे लास्ट में आपने फिर यूनिट वही लिखनी है जो आपने यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट के ले रहे हैं। ये तीनों फार्मूलाज हैं और इन तीनों फार्मूलाज के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, या आपने इस तरह से इसको करना है, ठीक है। यहाँ पे अगेन इसको शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ है, ये एक दो आपको कन्वर्ट करके भी यहाँ पे बताए होंगे। h की वैल्यू दी हुई है 6.625 क्रॉस 10 to the -34 जो सेकंड होती है। c की वैल्यू बच्चे अगर आप मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं इट वुड बी 3 क्रॉस 10 to the 8 मीटर सेकंड, और ज़्यादातर ये मीटर पर सेकंड में ही ली जाती है, लेकिन अगर आप सेंटीमीटर पर सेकंड में ले रहे हैं तो ये होगी 3 क्रॉस 10 to the 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। इट इज़ एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यही इसी क्वेश्चन से मैं आपको समझा देती हूँ। उन्होंने कहा हुआ है कि अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ 50 नैनोमीटर है, इसका मतलब है आपको वेवलेंथ गिवन है। सबसे पहले आप अगर वेवलेंथ गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट हर बच्चे को पता होती है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन भी इस तरह का देती हूँ, मैं कहती हूँ बच्चे दिस रेडिएशन हैज़ अ वेवलेंथ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करती हूँ, मैं आपको कहती हूँ गैमा रेडिएशन है और उसकी वेवलेंथ 50 नैनोमीटर है, ठीक है। आपने मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। सी आपको पता है, लैम्डा की वैल्यू पुट करें, आपने नैनोमीटर में नहीं करनी, आपने मीटर में करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में स्पीड ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, ठीक है। इसको आप करेंगे तो बच्चे ये आपके पास फाइनल इसका आंसर इस तरह आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने इसका वेव नंबर भी करना है, आपको पता है 1 बाई लैम्डा इज ऑलवेज इक्वल टू वेव नंबर, जो आपका आंसर आया है उसको वेवलेंथ का जो भी आपके पास 50 नैनोमीटर है, 1 को उससे डिवाइड करें, आपके पास वेव नंबर आ जाएगा। इसी तरह आप एनर्जी के वैल्यू का जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा होती है। एच की वैल्यू पुट करें जो कि प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। आपको प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपकी फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए,
ज़रूरी नहीं है मैं हर न्यूमेरिकल में आप, बल्कि मैं नहीं दूंगी आपको। अगर मैं क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में दे रही हूँ, मैं आपको कभी भी 6.625 क्रॉस इंटू -34 नहीं लिख के दूंगी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ वेवलेंथ बताऊंगी, बाकी चीज़ें इसके अंदर सी भी कांस्टेंट वैल्यू है, प्लांक्स कांस्टेंट की भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप इस तरह पुट करेंगे ये आंसर आ जाएगा। ये आपने खुद करके देखना है। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने 60 नैनोमीटर के लिए कैलकुलेशन करनी है, और ये आपने मुझे आपकी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी मैंने आपकी क्लास यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। आप इसको करके देखिएगा, इससे एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसकी डिटेल में अगर थोड़ा सा हम पढ़ें बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जितनी मैंने टाइप्स बताई हैं, मैंने कहा है कि एक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, मैंने कहा गैमा होती है, यूवी गैमा है, फिर एक्सरे आती है, फिर यूवी आती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीट करके लिख देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी आ जाए। हाँ जी, गैमा है, एक्स है और यूवी है। बच्चे गैमा रेडिएशन जो है ना, इनकी कोई ना कोई रेंज होती है, जहाँ तक हम कहते हैं कि इस रेंज तक जो रेडिएशन आएगी, मैं वेवलेंथ की बात कर रही हूँ, इस रेंज तक जो रेडिएशन आएगी वो गैमा है, ठीक है। एक्सरे की कोई ना कोई रेंज होती है, यूवी की कोई ना कोई रेंज होती है, फिर उस रेंज के अंदर जितनी रेडिएशन आती है हम कहते हैं कि दिस रेडिएशन, चूंकि इसकी वेवलेंथ इतनी है, एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ मैं, सिर्फ आपको हाइपोथेटिकल वैल्यू बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक जितनी भी रेडिएशन होंगी वो सारी की सारी गैमा के अंदर आएंगी। 10 से लेकर 20 तक जितनी होंगी वो सारी की सारी एक्सरे के अंदर आएंगी, और 20 से लेकर 30 तक जितनी होंगी वो सारी की सारी यूवी के अंदर आएंगी। अब मैं अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं बेटा 11 नैनोमीटर किसी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें 11 नैनोमीटर वेवलेंथ है, तो वो किस पर्टिकुलर रेडिएशन को रिप्रेजेंट करती है, तो आप फौरन कहेंगे मैडम एक्सरे को, ठीक है। इस तरह करके एक रेंज हमने दे दी है। अब ये रेंज क्या फिक्स वैल्यूज है 1 to 10, इसमें जो पॉइंट समझाने का है, तो बच्चे फिक्स नहीं है, ये किसी को भी नहीं पता। ये हमने एक सिर्फ वैल्यूज दे दिए, एक हमने आउटर रेंज ज़रूर दे दिया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 1 है तो 1 के बाद जो 2 है वो हमेशा गैमा में होगी, इस तरह 10 है, 10 के बाद 11 हमेशा एक्स में ही आएगी, हो सकता है वो गैमा रेंज में आ जाए। ये एक सिर्फ एक आउटर एक एम्बिगुअस सी अनक्लियर सी बाउंड्री है, जो सिर्फ हमें एक एम्बिगुअस सा आइडिया दे देती है, जिसका 400 to 800 नैनोमीटर है, हम अक्सर कहते हैं विजिबल रेंज में आता है, लेकिन अक्सर आपको बुक्स में 380 से लेकर 790 या 780 तक की रेंज मिलती है, ठीक है। इसलिए कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है, ये एक पर्टिकुलर वो रेंज नहीं है, ये सिर्फ ये पर्टिकुलर जो है आप उसको एक कॉन्स्टेंट नहीं मान सकते वैल्यूज़ को, सिर्फ एक जो इनका एक रफ आइडिया आपको देने के लिए ये है। अब ये इस तरह क्यों है, क्यों हमें एक पर्टिकुलर वो पता नहीं चलता। कभी आपने 8 कलर्स का कभी आपने रेनबो देखी हो, 8 कलर्स आपको उसमें नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कलर है, आपको कुछ इस तरह रेनबो नज़र आती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तो चले सॉलिडिफाई कलर्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। रेनबो को आपने इस टाइम पे इमेजिन करना है बच्चे, उसमें जो यहाँ पे रेड कलर ख़त्म हो रहा है, पर्पल कलर स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने येस का निशान लगाया है, यहाँ पे जहाँ पे एक कलर ख़त्म हो रहा है दूसरा शुरू हो रहा है। कभी रेनबो को आप गौर से देखें, ये दोनों कलर्स में आपको जहाँ इस बाउंड्री पे आपको फ्यूज़ होते नज़र आएंगे, ना आपको वो रेड कलर लगेगा ना आपको पर्पल कलर लगेगा, दोनों का एक मिक्सचर सा नज़र आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जब भी कलर्स इस तरह आपस में होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं, तो वो एक्चुअली कंटिन्यूस कलर्स होते हैं, और वो जहाँ पे एक कलर ख़त्म हो रहा है दूसरा शुरू हो रहा है वो आपस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ना वो पर्पल है ना वो रेड है, ना हम उसको एक ये कह सकते हैं कि रेड नहीं है, ना हम ये कह सकते हैं कि पर्पल नहीं है, इसलिए हम एक पर्टिकुलर रेंज उसकी बता नहीं सकते। ये चूँकि मैं यहाँ पे आपको एक सॉलिडिफाई कलर्स यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे उस तरह बनाना पॉसिबल अभी है नहीं, तो मैं आपको बता नहीं सकती। नहीं तो आपको इस तरह नज़र नहीं आता कि यहाँ पे रेड ख़त्म हो गया और फ़ौरन ही अगला कलर जो है वो पर्पल होगा, इस तरह नहीं होता, बल्कि दोनों का थोड़ा सा फ्यूजन होगा और फिर आपको एक डार्क पर्पल नज़र आएगा, फिर लाइट पर्पल नज़र आएगा और उसके बाद अगला ग्रीन कलर का इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ये रेडिएशन जो होती है ना वो भी इसी तरह से होती हैं। रेडिएशन में भी एक रेडिएशन ख़त्म हो रही है तो दूसरी शुरू होती है, जब तो दोनों का फ्यूजन सा नज़र आता है, दोनों का एक मिक्सचर सा नज़र आता है, फिर एक रेडिएशन क्लियर हो जाती है। फॉर एग्जांपल गैमा शुरू हुई, गैमा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती आ रही है, उसके बाद एक्सरे ने स्टार्ट होना है, एक्सरे और गैमा का थोड़ा सा फ्यूजन नज़र आएगा, देन एक्सरे आपको नज़र आएगी, फिर एक्सरे के बाद यूवी का फ्यूजन नज़र आएगा, यूवी ख़त्म होती नज़र आएगी, इस तरह करके तो एक कंटिन्यूस शीट से मिलते हैं। इसलिए हमारे पास अगर मैं आपको इसके बाद कोई रेंज एक देती हूँ तो वो रेंज एक एम्बिगुअस सी रेंज है, वो सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए कि इस रेंज के अंदर हम कंसीडर ये कर लेते हैं कि ये वाली वेव्स हैं, ठीक है, लेकिन 100% वो उस तरह नहीं होता। ये टेबल है, ये टेबल आपको आपकी फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। ये आज का लेक्चर मैंने बहुत शॉर्ट रखा इसलिए क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें याद करने वाली ज़्यादा हैं और ये आपका बेसिक
जो है वो लेक्चर जो है वो इन रेडिएशंस अगर आपको ये पता होंगी, इनकी रेंजेस पता होंगी, तब आप आगे कर सकते हैं। ये अगेन मैं रेंजेस जो मैंने इतना आप पे पहले सर खपाया है कि इसकी ये वो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि 100 ऑंगस्ट्रम है तो 101 ऑंगस्ट्रम के ऊपर अल्ट्रा वायलेट ही स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी, ऐसे नहीं है बच्चे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक्सरे और यूवी का भी यहाँ पे कोई ना कोई फ्यूजन होगी और आपको दोनों रेस अक्सर केसेस में नज़र आती हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बताऊँगा आपने इसको कैसे याद करना है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आप अभी ऐसा करें, आपने सिर्फ वेवलेंथ याद करनी है, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और एनर्जी अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपको मैं याद करने के लिए नहीं दे रही, सिर्फ वेवलेंथ करें। वेवलेंथ कैसे करनी है बच्चे देखें, ऑक्सीजन में 10⁻⁴ से 10⁻³ ऑक्सीजन कम होती है सबसे पहले कॉस्मिक रेस। वेवलेंथ इंक्रीज होती है 10⁻³ से 10⁻⁻1 ऑक्सीजन तक आती है गैमा रेज। 10⁻⁻1 से 100 ऑंगस्ट्रम तक होती है एक्स रेज, या इसको हम ये कह सकते हैं 10⁻⁻1 ऑंगस्ट्रम से 10 नैनोमीटर तक आपको एक्स रेज मिलती हैं। 10 नैनोमीटर से लेके 4 नैनोमीटर तक बच्चे आपको यूवी की रेंज मिलती है। विजिबल की आप सबको ऑलरेडी पता होगी, 400 से 800 नैनोमीटर है। अगेन इसको 800 नैनोमीटर कह लें या इसको 0.8 माइक्रोमीटर कह लें, दोनों सेम चीज़ें हैं। आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में, और अगर आपको कन्वर्जन नहीं आती तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, मैं आपको सिखा दूँ कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद IR है, माइक्रो है और रेडियो है। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनकी आपको वेवलेंथ की वैल्यूज आनी चाहिए। इट इज़ ऑल द जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमने आगे पढ़ना है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिटेल लेक्चर होगा, जिसमें हमने ये देखना है कि मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, रेडिएशंस कैसे, क्या फिनोमिना होता है जो वो मैटर के साथ जाके इंटरेक्ट करता है, ठीक है। आई होप सो लेक्चर आपको समझ आया होगा, इसको आप देखें और इसको करके आएँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे। हैव अ नाइस डे बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।